Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back with the Hindu complete newspaper analysis for 13th of January 2021। तो 13 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज के जो वीडियोस हैं वो 15 जनवरी से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, 15th जनवरी से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। सो दोज हु वांट टू ज्वाइन दिस सीरीज दे कैन ज्वाइन। ये PT 365 सीरीज है जिसमें कि हम पूरे वीडियोस के थ्रू आपको जो जितना भी करंट अफेयर्स रहा है वो पूरा आपको रिवाइज करवाएंगे, प्लस आपका बीच में जो भी इंपॉर्टेंट बजट आता है वो उसका जस्ट, चाहे इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसका जस्ट, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। सो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो कि आपकी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा CSAT की सीरीज भी हमारी चल रही है जिसमें लगभग 44 वीडियोज़ हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड। 44 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, अभी 15-16 वीडियोज़ और बचे हैं। लगभग 60 से 65 वीडियोज़ के बीच में पूरा का पूरा जो आपका CSAT वाला पोर्शन है, मैथमेटिक्स, इसके अलावा उसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और जो भी ये वाला पार्ट है ना, कॉम्प्रिहेंशंस को छोड़ करके जितना भी पार्ट है वो पूरा कवर कराया जाएगा। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन below. Now let's start with the today's newspaper analysis. पहले क्वेश्चंस देखते हैं जिनके आंसर्स आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 साइकी often seen in news recently is what? तो 16 साइकी क्या है? इनमें से ऑप्शंस आर एन एस्ट्रॉइड विच ऑर्बिट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, दूसरा है एन अवेयरनेस मूवी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तीसरा है a movement launched by Ministry of Sports to maintain the physical health, and D is none of the above. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो ये रिसेंटली स्टैब्लिश किया गया था किस मिनिस्ट्री द्वारा? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉ कमीशन के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए नॉन स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी, यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एवरी 5 ईयर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स फंक्शन इज टू रिकमेंड लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। एंड चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1 and 3 या 1, 2, 3, 4। These are the options for you. Please do tell me the answers, correct answers in the comment section below. ठीक है ना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स और हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है यूनियन मिनिस्टर टू लॉन्च खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप्ड बाय KVIC। अब KVIC ने क्या डेवलप किया है? खादी प्राकृतिक पेंट। तो खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप किया है KVIC ने और उसको यूनियन मिनिस्टर जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये देखो खादी प्राकृतिक पेंट और ये सब क्या है। दिस खादी प्राकृतिक पेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय KVIC ने इसको डेवलप किया है। एंड उसके बाद इट लेटर डेवलप्ड बाय कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर। एक KVIC की यूनिट है जिसको हम बोलते हैं कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर यूनिट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इट इज़ इन जयपुर एंड इट इज़ अ यूनिट ऑफ KVIC, ठीक है ना। कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर में है और KVIC की यूनिट है और इसने फिर इसको बाद में डेवलप किया है, ठीक है ना। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट विद एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा ये पहला अपनी तरह का इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट विद एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो इट इज बेस्ड ऑन काउ डंग। याद रखिएगा खादी प्राकृतिक जो ये पेंट है इट इज बेस्ड ऑफ cow dung as the main ingredient, and the paint is cost effective and odorless and has been certified by the Bureau of Indian Standards। तो Bureau of Indian Standards ने इसको सर्टिफाई भी किया हुआ है
एंड द पेंट इज फ्री फ्रॉम एनी हैवी मेटल लाइक लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम एंड अदर्स। ठीक है ना, तो इस पेंट में कोई भी हैवी मेटल जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, ये प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि एक तो इको फ्रेंडली तो है ही, साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पेंट में जो लेड होता है उससे भी कई कई बीमारियां होती हैं, है ना। तो दैट इज इको फ्रेंडली एज वेल एज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो दिस इज द खादी प्राकृतिक पेंट, याद रखिएगा, केवीआईसी ने बनाया खादी प्राकृतिक पेंट। दूसरी जो न्यूज़ है वो है एक्सरसाइज, एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, पैन इंडिया बाइनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं सी विजिल 21। तो याद रखिएगा बाइनियल इवेंट है और ये आपका डिफेंस एक्सरसाइज है सी विजिल नाम 21, सी विजिल 21। ठीक है ना। अब देखो द इनॉग्रल एडिशन जो इसका हुआ था, पहला एडिशन जो हुआ था इसका, वो हुआ था 2019 में, जनवरी 2019 में हुआ था सी विजिल का इनॉग्रल एडिशन। एंड इट इज बाइनियल एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल, ये इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल है। एंड ये बेसिकली जो एरिया है इसमें, तो इट विल बी अंडरटेकन अलोंग द इंटायर 7516 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। तो भारत की जो 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया का, उस पूरे रीजन में किया जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको पता है ना क्या होता है, जैसे कि ये आपके मान लो, जैसे ये आपका शोर है, ये आपकी शोर लाइन है, ये आपकी शोर लाइन है, ठीक है ना। इसके यहाँ तक जैसे अब आप जाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रीजन रहेगा दैट विल बी योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना। इसके पहले आपका कंटिगुअस जोन भी आता है, पहले टेरिटोरियल वाटर आता है, फिर कंटिगुअस जोन आता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर, फिर 24 तक कंटिगुअस जोन, एंड देन योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका टेरिटोरियल वाटर्स आता है, टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, देन आपका कंटिगुअस जोन आता है, कंटिगुअस जोन 12 to 24 नॉटिकल माइल्स, फिर लास्ट में आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये इसमें बेसिकली 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इंक्लूड रहेंगी इसमें। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। ये 13 हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो कि कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। याद रखिएगा 13 हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। ये सारे ही एक्सरसाइज सी विजिल का पार्ट रहेंगे। इसमें जो गार्डिंग फोर्स रहेगी, कोऑर्डिनेटिंग फोर्स रहेगी, वो इंडियन नेवी रहेगी। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है सी विजिल एक्सरसाइज में नेवी ही रहेगी। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अगली जो न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट स्टेज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है ऑन द 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज। ये तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ये करने वाली है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉज थे दे वर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड जो लॉज थे वो मतलब उनको रोकना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, एंड इट इज द विक्ट्री ऑफ फेयर प्ले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। खुद की तारीफ उन्होंने कर दी है ना। एंड द स्टे ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ मींस दैट सेंटर कैन नॉट फॉर द टाइम बीइंग प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। तो जो लॉज का एग्जीक्यूशन था उसमें सेंटर अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि स्टे लगा दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। दैट इज द इंपॉर्टेंट। फार्मर्स लेकिन मना किया है क्योंकि उसमें एक प्रोविजन ये भी डाला है उन्होंने कि फार्मर्स को और सेंटर को ये जो डिसीजन मेकिंग टेबल है इसमें लाने के लिए क्या किया जाएगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 4 मेंबर रहेंगे, है ना। तो वो कमेटी जो रहेगी इन दोनों को एक टेबल पे लाएगी जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो इससे जो है फार्मर्स खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जो स्टे लगाया भी गया है और जो कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है वो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सेंटर का काम आसान हो जाए और हम लोग को मतलब किसी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातों में लगा करके डिसीजन पास करा लेना है। तो बेसिकली दैट इज द रीजन व्हाई फार्मर्स आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। फार्मर्स ने कहा कि प्रोटेस्ट कंटिन्यूड रहेगा और जब तक ये पूरा रिपील नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, दैट इज द थिंग। मलेशिया हैज डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। मलेशिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस सर्ज। तो कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो कोरोना वायरस के सर्ज को देखते हुए मलेशिया के जो किंग है ही हैज ऑर्डर्ड द नेशन वाइड इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी नेशन वाइड लगा दी गई है बाय मलेशियन गवर्नमेंट। याद रखिएगा मलेशिया के जो किंग है उसने वो किया है।
CJI अगेंस्ट रिज्यूमिंग द फिजिकल हियरिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही हैज सेड दैट नो फिजिकल हियरिंग्स फॉर नाउ। अभी कोविड-19 को देखते हुए कोई भी फिजिकल हियरिंग नहीं की जाएगी। एंड देखो क्या होता है कि फिजिकल हियरिंग्स ना होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है समस्या आ रही है। फिजिकल हियरिंग्स ना होने की वजह से जो नंबर ऑफ केसेस सुने जाते हैं, नंबर ऑफ केसेस जो सुने जाते हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने हो पाते हैं, ठीक है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कई बार नेट की कनेक्टिविटी चली गई, तो एक दिन में अगर मान लो 50 VC करवानी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करानी है, तो हो सकता है 30 या 20 ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दिन में हो पाती हूँ, है ना। तो ये कुछ इशूज़ रहते हैं, इसलिए फिजिकल हियरिंग भी ज़रूरी है, लेकिन फिजिकल हियरिंग अभी पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सेइंग, एंड ही इज सेइंग दैट द प्रॉपर रिव्यू विल बी डन, और रिव्यू के बाद इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। और इसका एक और इशू ये भी है कि जो यंग लॉयर्स हैं, जो दूसरे यंग लॉयर्स हैं जो घर में बैठे हैं, तो उनके साथ बड़ा वो हो रहा, जाती हो रही कि उनके पास कोई टेक्निक नहीं जिसके थ्रू वो पैसा आप कमा सके, है ना। क्योंकि जब कोर्ट बंद है तो उनको कौन देगा अभी, है ना। कोई घर जाके तो ऐसे ढूंढ के दे नहीं रहा है। तो दैट इज अनदर इशू जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टू द यंग लॉयर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इशूज आप लिख लेना, ऑनलाइन VC और ये सब जब होता है तो क्या क्या इशूज आते हैं, है ना, कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करेंगे। आज जो एडिटोरियल आया है पहला, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, रिटन बाय सुहासिनी हैदर। आप सबको पता होना चाहिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी भी है, शी इज द डॉटर ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी। एंड ये जो आर्टिकल लिखा है, रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम द एशेस ऑफ 2020, वेरी गुड आर्टिकल रिटन ऑन द सार्क एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड क्यों इसका रिवाइवल जरूरी है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि ईयर 2020 हैज मार्क्ड द 6th ईयर सिंस द लीडर्स ऑफ 8 नेशंस दैट मेक अप सार्क वर एबल टू मीट। तो ये 6वां साल हो गया जबकि जो सार्क के मेंबर्स हैं वो एक साथ बैठे हों या मिले हों, ठीक है ना। अब ऑथर ने ये बोला है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया जो है वो इस सार्क की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। क्यों? बिकॉज दे से दैट अगर पाकिस्तान रहेगा या पाकिस्तान होस्ट करता रहेगा तो वे विल नॉट बी मीटिंग इन द सार्क ग्रुप। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज करता है, इस कारण से हम उनसे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि ये जो है सार्क का रेलिवेंस धीरे धीरे इस कारण से खत्म होता जा रहा है। दिस हैज बीन द रीजन बिकॉज ऑफ विच द रेलिवेंस ऑफ सार्क is decreasing day by day। अब देखो, ऑथर ने कहा है कि साउथ एशिया इज अ फ्रैगमेंटेड ग्रुप रादर देन अ कलेक्टिव वर्किंग ग्रुप। तो वही वाली बात है कि साउथ एशिया अब एक फ्रैगमेंटेड ग्रुप बन गया है रादर देन अ कलेक्टिव ग्रुप, है ना। कलेक्टिव ग्रुप तो रहा नहीं है। लेकिन ऑथर ने यह भी कहा है कि इंडिया का थोड़ा डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। डबल स्टैंडर्ड क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखो, एक तरफ आप बोलते हो कि आप सार्क में पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्योंकि पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप जा करके SCO की मीटिंग्स में बैठ जाते हो। SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO की मीटिंग में भी पाकिस्तान रहता है, SCO की मीटिंग में तो चाइना भी रहता है। चाइना ने ज्यादा नुकसान आपका किया है देन पाकिस्तान, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री जो पाकिस्तान की भी हेल्प कर रही है, और चाइना वो कंट्री है जो आपके बॉर्डर को भी टेंशन क्रिएट कर रही है। तो आप फिर ऐसे में SCO की मीटिंग में जाकर के बैठते हैं, बट सार्क की मीटिंग में नहीं बैठते, जिस ग्रुप में आपका ज्यादा क्लाइमर हो सकता है। सो व्हाट आर योर स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो इंडिया ने बेसिकली जो ये कहा है कि टेररिज्म है, टेरिटोरियल क्लेम्स है सार्क में, इसलिए वो नहीं बैठेंगे। सो दैट इज समथिंग यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये गलत है। एंड दूसरी चीज ऑथर ने ये भी कही कि इसके थ्रू तो आप पाकिस्तान को बेसिकली एक वीटो पावर दे देते हो कि पाकिस्तान बहुत ईजिली बोल सकता है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या हम होस्ट करेंगे। अगर वो बोलेंगे तो आप बोलोगे ठीक है हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो एक तरीके का वीटो पावर आपने पाकिस्तान को दे दिया कि वो आपको जब चाहे तब वहां से रिमूव कर दे, ठीक है ना। वही वाली बात मैंने जो बताई कि SCO में वहीं पे आप जाते हो जहाँ पे पाकिस्तान भी है, जहाँ पे चाइना भी है, ठीक है ना। और चाइना के जो इंकर्शंस हैं लद्दाख में, गलवन वैली में जो किलिंग्स हुई, हमारे जो जवान शहीद हुए, उन सारे को देखते हुए तो आपको फिर SCO की मीटिंग में भी नहीं बैठना चाहिए, है ना। दैट इज द थिंग। और ज़्यादा एग्रेसिवली आपको चाइना को टैकल करना चाहिए, बट आपने चाइना के फ्रंट में ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई है, वहीं आप पाकिस्तान के फ्रंट में इतनी ज़्यादा दिखा रहे हो।
आगे अगर देखें तो नो कॉर्नर्स ओवर टेरिटोरियल क्लेम्स स्टॉप्ड द मोदी गवर्नमेंट फ्रॉम एंगेजिंग विद नेपाल आइदर। अब यहाँ पे दूसरा दिया ऑथर ने कि नेपाल के साथ भी आप बिल्कुल इंगेज कर रहे हो, जबकि नेपाल ने क्या क्या चीजें की कि नेपाल ने आपको आपके रीजन्स को अपने रीजन्स में इंक्लूड करा लिया, एक मैप बना दिया पूरा कि जिसमें लिम्पिया धूरा, आपका काला पानी, ये सारे रीजन्स को उन्होंने अपने मैप में दिखा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे नेपाल कर रहा है वहीं पे आप नेपाल के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रख रहे हो, उनके मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ग्यावाली आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो विद नेपाल एज वेल, बट यू आर शोइंग दैट कि नहीं पाकिस्तान के साथ हम नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी आप एससीओ में करोगे, है ना। तो वो वाली बात है। तो इट इज इनएक्सप्लिकेबल दैट इंडिया कैन नॉट होस्ट और अटेंड अ वर्चुअल सार्क समिट होस्टेड बाय पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल एक्सप्लिकेबल नहीं है कि इंडिया ने एक वर्चुअल समिट नहीं मतलब कि अटेंड की जहां पे पाकिस्तान होस्ट था, एंड वहीं पे एससीओ और ये सारी जगह पे आप जा करके उन्हीं के साथ बैठ भी रहे हो। तो दैट इज द थिंग कि जो कि सार्क के रेलिवेंस को घटाता है। अब ऑथर ने कहा कि अब पैंडेमिक जब से आया है, पैंडेमिक ने और ज्यादा चैलेंजेस कॉज कर दिए हैं, जहां पे आपको और ज्यादा एक ग्रुप में रहने की जरूरत है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूचर में कल को ऐसा कोई पैंडेमिक आए तो आपका साउथ एशिया इतना स्ट्रेंथफुल रहे या इतना स्ट्रांग रहे कि वो किसी भी पैंडेमिक को झेलने के, किसी भी पैंडेमिक को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखे। लेकिन जब आप साउथ एशिया को इतना वीक कर दोगे तो वो कल को कैसे अपनी एक्टिविटी और कैसे अपने आप को इतना स्ट्रेंथफुल रखेगा। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि इंडिया के लिए तो और ज्यादा जरूरी कि साउथ एशिया को स्ट्रांग रखे कि फ्यूचर कभी पैंडेमिक्स आए, फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड कोविड-19 ने ये चीज बताई है, इन ऑर्डर टू टैकल द फ्यूचर पैंडेमिक कोई एक कंट्री आइसोलेशन में नहीं फाइट कर पाएगी, आपको एक ग्रुप की तरह फाइट करना है। ठीक है ना। देन ऑथर ने कहा कि पैंडेमिक ने इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी क्रिएट किए हैं। ऐसे में जो ये ग्रुपिंग्स हैं और जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फ्यूचर में ये ग्रुपिंग जो रीजनल ग्रुपिंग्स है, रीजनल ग्रुपिंग्स विच विल बी अ मच मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द फ्यूचर दैन योर सिंगल आइसोलेशन। लोन वोल्फ वाली टेक्निक जो है वो काम नहीं करेगी। तो लोन वोल्फ आप बन के रह नहीं सकते, आप ऑलरेडी किसी भी इंपॉर्टेंट ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। आरसीपी आपने ज्वाइन करने से मना कर दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपके साउथ एशिया की सारी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट भूटान, भूटान को अगर छोड़ दो तो बाकी सारी की सारी कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, आप नहीं हो। ठीक है ना। तो वहीं पे आरसीपी आप ज्वाइन कर सकते थे, आपने वो भी ज्वाइन नहीं की। तो लोन वोल्फ का जो एटीट्यूड है दैट वोंट वर्क, एंड इन द फ्यूचर रन यू हैव टू टेक पार्ट इन सम ऑफ द रीजनल कॉन्फ्रेंसेज, यू हैव टू टेक पार्ट इन सम ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग्स एज वेल। ठीक है ना। वहीं पे ग्लोबल जॉब्स कट हो रहे हैं, है ना, एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉल कर रहा है, जॉब्स आपके पास है नहीं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऑथर ने कहा कि योर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ये भी इशू है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जॉब्स वहीं पे डिक्रीज हो रही हैं, कोविड के कारण जॉब्स और ज्यादा कम हो गई है। आपको ऐसी कंट्रीज तो चाहिए ना जो वहां पे आपकी पॉपुलेशन मतलब काम need some destinations where your population can work, जहां उसको जॉब मिल सके, otherwise your demographic dividend will turn into demographic disaster, है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि एक्सपेक्टेड जॉब लॉस और होने वाले हैं, और जीडीपी जो है उसको इम्पैक्ट पड़ा ही है। टूरिज्म में जो जीडीपी है उसको भी इम्पैक्ट पड़ा है, आपने देखा होगा कि टूरिज्म में जीडीपी को इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीजें कब आप प्रमोट कर पाओगे, टूरिज्म में जीडीपी कब बढ़ेगी, जब आप इस तरीके की कंट्रीज के साथ ग्रुपिंग में रहोगे, वहां के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, लोग वहां से आएंगे, तब जाकर के ना आपका ये सब चीजें बढ़ेगा। तो वही ऑथर ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने भी सजेस्ट यही किया कि साउथ एशियन कंट्रीज को एक कलेक्टिव यूनिट की तरह रहना चाहिए, एक ग्रुप की तरह रहना चाहिए, है ना। दे शुड फॉर्म अ ग्रुप, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीजा सिस्टम लगता है वैसे ही आपको कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, इन दिस रीजन एज वेल, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीजा सिस्टम है वैसा ही सिमिलर आपको अरेंजमेंट इधर के लिए करना चाहिए। देन ऑथर ने कहा है कि जो आगे का टाइम है वो रीजनल इनिशिएटिव्स का टाइम है। ऐसे में इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे। इंडियाज ओनली रीजनल ट्रेडिंग जो एग्रीमेंट है एट प्रेजेंट वो साफ्टा है, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और अगर आप वो भी साउथ एशिया जो रीजन है उसमें अगर आप एक तरीके से कोलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं रह पाए, सो दैट वोंट बी ऑफ मच यूज, तो वो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। फिर ऑथर ने कहा है कि इन डीलिंग विद चैलेंज विद चाइना टू, अगर आपको चाइना के चैलेंज को फेस करना है तो भी आपको नेबरहुड में इस तरह का यूनिफाइड साउथ एशियन प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां
पे आप मतलब कहना चाहिए कि काउंटर मेजर अप्लाई कर सको इन ऑर्डर टू टैकल द चाइनीज़। तो अगर आपको चाइनीज़ को टैकल करना है तो भी आपको इस तरीके की काउंटर मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप कंट्रीज़ को बोल सको। ये साउथ एशियन कंट्रीज सारी की सारी हैं जो कि यहाँ पे हैं। अब ऑथर ने कहा कि देखो चाइना बहुत सालों से इसका हिस्सा बनना चाहता है। चाइना ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुपिंग्स को लीड कर रहा है, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे सीपैक हो, इन सबको चाइना कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। एससीओ को भी चाइना ही लीड कर रहा है। लेकिन ऑथर ने कहा कि सार्क में इंडिया के कारण चाइना अभी तक नहीं आ पाया था। लेकिन हो क्या रहा है कि अब चाइना जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सब के साथ ग्रुपिंग कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब चाइना ही डील करने लगेगा साउथ एशिया में, और चाइना जो है वो साउथ एशिया के पूरी लीडरशिप को अपने हाथ में ले लेगा। तो ऑथर ने वही कहा कि ये चीज़ होने से अगर आपको रोकना है तो आपको और ज्यादा टेक पार्ट करना पड़ेगा, और बायलेटरल लेवल पे नहीं। ऐसे नहीं कि आप इंडिया ने बांग्लादेश से बात कर ली, इंडिया ने भूटान से अलग बात कर ली, इंडिया ने नेपाल से अलग बात कर ली। आपको एज अ ग्रुप, एज अ सार्क यूनिट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के दूसरी कंट्रीज का जो ट्रस्ट है वो आप पे और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस दे में बी परसीव्ड डिफरेंटली। जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं दे आर परसेप्शंस, लेकिन जियोग्राफी इज द रियलिटी। रियलिटी जियोग्राफी है, क्योंकि आप ये नेबर्स नहीं चेंज कर सकते, आप ये सेटिंग नहीं चेंज कर सकते, है ना। आपको ये नहीं बोल सकते कि भैया हमारी यूएस से ज़्यादा पड़ती है तो हमको मैक्सिको की जगह लगा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको रहना इन्हीं के साथ है, तो आपको इनके साथ एक अच्छे ग्रुप की तरह रहना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल है रिटन बाय आर प्रसाद। ये भी काफी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, द डिबिलिटेटिंग साइड इफेक्ट ऑफ फ्लॉड वैक्सीन ट्रायल। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है जो कोवैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक के वैक्सीन ट्रायल्स हैं उनके अगेंस्ट कई लोग जो वैक्सीन ट्रायल्स में थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने अभी उनके खिलाफ पिटीशन किया है और उन्होंने काफी अपने ग्रीवेंसेस को बताया है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि लगभग 10 साल के पहले एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन के लिए भी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के लिए भी इस तरीके के इश्यूज आए थे, जहां नियरली 23,500 लड़कियां जो थी 10 से 14 साल की उम्र की, 23,500 गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम वडोदरा गुजरात एंड खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, उनको लगभग फॉल्स ट्रायल्स में फंसाया गया था। ठीक है ना। एंड दे वर मतलब कि इस तरीके के मिनस आ चुके हैं कि वैक्सीन ट्रायल्स में एल्योरमेंट दे करके, इंड्यूसमेंट दे करके, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे करके आप वैक्सीन ट्रायल करवा लो। तो 23,500 लड़कियां जो थी 10 से 14 साल की एज ग्रुप की, एंड इट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ड्यूरिंग द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन ट्रायल। ठीक है ना। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया भी कि भैया आप क्या कर रहे थे ऐसे जब इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे, दीज इलीगल क्लिनिकल ट्रायल्स वर गोइंग ऑन, व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है ना। अब HPV जो ट्रायल्स थे वो किसके द्वारा हुए थे, दे वर टेकन अंडर द प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, पाथ प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी कि प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ विच इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एंड ICMR। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और ICMR के साथ पाथ यानी कि प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ ने मिलकर के ये बनाया था HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, और फिर इसका ट्रायल किया गया जिसमें इस तरह से लड़कियों को फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, इल्योरमेंट दे करके किया गया। और ये एक एथिकल वायलेशन होता है। इस तरीके का अगर आप फॉल्स करो तो एथिकल वायलेशन होता है। जैसे एथिक्स में क्वेश्चन आने लगा है ना कि एथिकल कंसर्न्स क्या है, तो ऐसा डायरेक्टली पूछ सकता है कि इस वैक्सीन ट्रायल के एथिकल कंसर्न्स क्या है। तो अगर आप इनकम्प्लीट देते हो इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्म्ड कंसेंट अगर आप उनसे ले लेते हो तो वो भी एथिकल वायलेशन है, एथिक्स का वायलेशन है। अब ऑथर ने बोला कि कोवैक्सीन ट्रायल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी यही कहा है कि पहली चीज़ तो ये कि उनको पता ही नहीं था कि फॉर व्हाट थिंग दे आर साइनिंग फॉर। फर्स्ट थिंग इज दैट दे वर नॉट अवेयर फॉर वॉट दे आर साइनिंग फॉर, है ना। पहले तो मतलब कि दूसरी चीज़ क्या है इसमें, यहाँ पे भी वही है कि मिस इन्फॉर्मेशन / इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, दैट इज द इशू। आप पूरी चीज क्यों नहीं देते, आप उनको क्यों नहीं बताते कि आप तो उनको ये बता रहे हो। अभी तीसरा जो इशू है वो है एल्योरमेंट का। आपने उनको बोला यू आर गेटिंग फ्री कोरोना वैक्सीन,
आपने इनको बोला फ्री कोरोना वैक्सीन। अब भाई लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है, लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं है, तो वो आपकी ट्रायल में फंस गए फ्री कोरोना वैक्सीन के चक्कर में। तो दिस इज अनदर इशू, है ना, ये एल्योरमेंट का इशू यहाँ पर आ जाता है। चौथा जो एल्योरमेंट का इशू है वो है कि उन्होंने बोला कि 750 रुपए देंगे, तो जो लोग आओगे उनको 750 रुपए दिया जाएगा। लोगों के अंदर इतनी, भाई 750 रुपए के लिए तो लोग आजकल मर्डर कर देते हैं, तो फिर ये तो चलो एक वैक्सीन लेनी है, तो दे टुक, दैट इज अनदर इंड्यूसमेंट। तो इश्यूज जो हैं वो यही सारे हैं कोवैक्सीन के ट्रायल में। जो इश्यूज मैंने आपको बताए कि सबसे पहली चीज तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मिस इन्फॉर्म्ड या कहना चाहिए हाफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया गया उनसे। दूसरी चीज उनको एल्योरमेंट दिया गया 750 रुपए का, या फिर उनको बोला गया कि आपको फ्री कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। चौथी चीज उनको यही नहीं पता था कि वो साइन किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो दीज आर द इश्यूज एंड दीज आर ऑल एथिकल कंसर्न्स, ये सारे के सारे जो हैं एथिकल कंसर्न्स हैं। और इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज बोली कि इस ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, है ना, एक ट्राइबल व्यक्ति की मौत भी हुई थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड करना ये भी गलत था। आपने उसके इंफॉर्मेशन को हाइड क्यों किया जब आपको पता था कि उस व्यक्ति की मौत हुई है? तो ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि 2019 में ये मैंडेटरी हो गया है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और साइन कराया जाएगा कंसेंट फॉर्म में, है ना, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जब आप उनको कन्विंस कर रहे होगे। तो ऑथर ने कहा कि ये चीज का वीडियो फॉर्मेशन और ये सारी चीजें भी ढंग से हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसका कोई अभी तक उसका वो नहीं आया है, ठीक है ना। एंड ये सारे इश्यूज हैं। एंड वाइल फ्री मेडिकल केयर इन केस ऑफ एनी एडवर्स इवेंट इज राइट ऑफ ईच ट्रायल पार्टिसिपेंट। अब ट्रायल पार्टिसिपेंट जो होता है, अगर उसको कोई इस तरह की कंडीशन लगती है कि साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसका फ्री ट्रीटमेंट कराना बिल्कुल उसका हक है। लेकिन ऐसे भी केसेस देखने को मिले कोवैक्सीन के केस में जहां पे इम्पैक्ट गलत थे लेकिन उनका फ्री इलाज नहीं कराया गया। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि ऑल दीज अमाउंट टू योर एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू वैक्सीन ट्रायल्स। आपने आई होप समझ लिया होगा और उसको नोट करके लिख लिया होगा। पुलिसिंग अ टर्बुलेंट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे आर.के. राघवन द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया जिसमें उन्होंने कंपेयर किया कैपिटल हिल में जो वायलेंस हुआ और वहाँ की जो पुलिस थी इट वाज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट, वो वायलेंस हो गया। तो ऑथर ने उसको इंडिया से कंपेयर किया। अगर इंडिया में पार्लियामेंट के ऊपर कल को ऐसे अटैक होने लगे, अगर लिविंग द अनफॉर्चुनेट इवेंट जिसमें टेररिस्ट अटैक हो गया था, तो लेकिन इस तरीके का मॉब वाला अटैक नहीं हो सकता है। इस तरह के लोन वॉल्फ अटैक हो सकता है मे बी, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति को ट्रेस करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब इस तरह का मॉब अटैक होता है, मॉब वायलेंस होता है, उसको कंट्रोल करना इजी होता है। तो ऑथर ने वही कहा है बेसिकली कि इंडिया की पुलिस अगर होती तो वो 1 किलोमीटर पहले ही इस मॉब को रोक देती। एंड इंडिया की जो पुलिस है इट इज नॉट वेरी इट इज नॉट वेरी हेजिटेंट या हेजिटेट नहीं करती है ऑफ यूजिंग फोर्स एज वेल, है ना। तो उसको जब आप हिंदी में कभी आप रिपोर्ट अगर पढ़ना तो पुलिस उसमें यही लिखती है एक्चुअली में कि वो हम पर हावी हो रहे थे, अतः उनको कंट्रोल करने के लिए हमें सामान्य बल का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है ना। चाहे बल कितना भी हो, लेकिन वो टर्म जो यूज होती है वो होता है सामान्य बल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जो मॉब था, जो भीड़ थी, भीड़ के आक्रोश के तहत हम उसमें दबे जा रहे थे, अतः हमको ओवर पावर कर रहे थे वो, उनको कंट्रोल करने के लिए मतलब कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सामान्य बल का प्रयोग किया। दिस इज द जनरल लैंग्वेज इज यूज्ड इन द रिपोर्ट, जब भी रिपोर्ट को करते हैं, ठीक है ना। देन यूएस कैपिटल पुलिस जो है उसके पास इंटेलिजेंस भी था, वो चाहती तो दूसरे जो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वो मदद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो नहीं किया। एंड व्हाट दे डू इज दैट दे लेट द मॉब कम देयर एंड दे लेट द मॉब अटैक देयर, एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर होने दी। सो दिस इज व्हाट ऑथर सेज कि पुलिसिंग डेमोक्रेसी इज कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, लेकिन एक आपको बैलेंस बना करके रखना पड़ता है कि कितना लोगों को आपको फ्रीडम देनी है। इतना फ्रीडम भी नहीं कि कल को वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर चढ़ जाए, लोगों को घर में घुस के मारने लगे, बोले कि नहीं भैया फ्रीडम, हमको तो फ्रीडम है ना। अब यहाँ पे एक माइपेक्स नाम की चीज है। अगर आपसे कोई पूछे कि माइपेक्स क्या है, तो द माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स याद रखिएगा। अब इसने 52 कंट्रीज को कंपेयर किया है, 52 कंट्रीज को कंपेयर किया है माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या है कि कुछ अलग अलग पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जा रहा है। 0 मतलब सबसे पुअर और 100 मतलब सबसे बेहतर। एक इसमें पैरामीटर है एंटी डिस्क्रिमिनेशन का, जिसमें इंडिया को 9 पॉइंट मिले हैं, मतलब सबसे कम लगभग 9 पॉइंट ही मिले हैं।
इंडिकेटर्स कौन कौन से? पहला इंडिकेटर है, अगर आपको माइग्रेंट्स के रिलेटेड कभी आंसर लिखने के लिए आ जाए तो आप माइपेक्स को बता सकते हैं कि माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स क्या है, माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स आप बता सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ आप इसमें यही बता सकते हैं, जो ये इसमें ये पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ना, इन पैरामीटर्स को आप बता सकते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर्स है जो कि माइग्रेंट्स की वेलबींग को बताते हैं। लेबर मार्केट मोबिलिटी, मतलब क्या माइग्रेंट्स को इक्वल राइट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दिस रीजन, कि वो जॉब्स और इम्प्रूव द स्किल्स एज दैट ऑफ अदर सिटीजन्स, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं क्या उनके जैसे उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। दूसरा ये कि फैमिली रियूनियन, क्या उनका फैमिली रियूनियन होता है कि नहीं, या वो कितना अपने फैमिली से सेपरेटेड है या कितना अपने फैमिली के साथ यूनाइटेड है। देन एजुकेशन, यानी कि वहाँ का जो नेशन है वो एजुकेशनल पॉलिसी किस तरीके की बना रहा है जो कि इमिग्रेंट चिल्ड्रंस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इमिग्रेंट चिल्ड्रंस को क्या एजुकेशन दे पा रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो ये दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब कि माइग्रेंट्स को आप कितना अलाउ कर रहे हो टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट रीजन। देन परमानेंट रेजिडेंस, आप कितने इजीली उनको परमानेंट रेजिडेंस प्रोवाइड करते हो, या माइग्रेंट्स को क्या ये पावर है भी कि वो आपके यहाँ परमानेंट रेजिडेंस, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस ले सकें। देन एक्सेस टू नेशनैलिटी, कि हाउ इजी इट इज फॉर द माइग्रेंट्स टू गेट सिटीजनशिप इन योर कंट्री। देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन, कितना डिस्क्रिमिनेशन आपके अंदर आपकी कंट्री में होता है, या एथिकल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है। तो माइपेक्स याद रखना है ना, इसमें 52 कंट्रीज थी and the chart shows that India's rank among the 52 nations across 8 parameters। अब देखो, एक्सेस टू नेशनैलिटी में हमारी रैंक थी 49, एंटी डिस्क्रिमिनेशन में हमारी 52 सबसे पुअर थी, एजुकेशन में हमारी 45 थी, सबसे अच्छी हमारी फैमिली रियूनियन में थी, मतलब फैमिली के साथ ही हम रखते हैं, फैमिली का कल्चर इंडिया में बहुत अच्छा है। हेल्थ में हम 52 सबसे लास्ट ही थे। देन अगर आप लेबर मार्केट मोबिलिटी की बात करो तो 51 थे, परमानेंट रेजिडेंस में 50 थे, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में 49 थे। तो हम बहुत पुअर कंट्रीज में आते हैं, फिर ऐसा अगर आप देखो तो 52 में से बहुत पुअर कंट्रीज में हम आते हैं माइपेक्स में, ठीक है ना, याद रखिएगा। टेम्पल इन कडापा आउट ऑफ बाउंड्स फॉर वुमेन, तो जैसा सबरीमाला है ना, सबरीमाला टेम्पल जैसा था ना कि ओनली मेल टेम्पल था, एंड ये केरला में लोकेटेड था, पेरियार रिवर आप सबको पता होना चाहिए है ना, और केरला में लोकेटेड था, और केवल मेल अलाउड थे, वुमेन अलाउड नहीं थी, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन थी दे वर नॉट अलाउड। सेम इज देयर अनदर टेम्पल जो कि आपका आंध्र प्रदेश के कडापा डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमान श्राइन, इट्स अ हनुमान श्राइन, द संजीव राय स्वामी टेम्पल, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं द संजीव राय स्वामी टेम्पल एट थिप्पायापल्ली इन पुल्लमपेटा मंडल। इट इज ओनली मैन, इट इज द अनदर मैन ओनली श्राइन। तो आंध्र प्रदेश के कडापा डिस्ट्रिक्ट में हनुमान श्राइन है विच इज ऑल्सो मैन ओनली श्राइन, एंड संजीव राय स्वामी टेम्पल जो कडापा डिस्ट्रिक्ट, इसको संजीव राय स्वामी टेम्पल बोलते हैं, संजीव राय स्वामी टेम्पल एट थिप्पायापल्ली, याद रखिएगा, संजीव राय स्वामी टेम्पल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, इट इज ऑल्सो अ मैनोली टेम्पल। लेबर कोड्स में भी इंप्लीमेंटेड बिफोर अप्रैल, तो अब आप सबको बताना चाहिए कि 29 लॉज को मर्ज कर करके 4 लेबर कोड्स बनाए जा रहे हैं। अब वो 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं, वो है कोड ऑन वेजेस, याद रखिएगा, पहला है कोड ऑन वेजेस, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी, चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन वेजेस, ये 4 हैं, और ये हो सकता है अप्रैल से पहले ही यहाँ पर लागू हो जाएं। तो याद रखिएगा, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बोलते हैं, एंड सोशल सिक्योरिटी कोड बोलते हैं, चौथा है कोड ऑन वेजेस, ठीक है ना, कोड ऑन वेजेस। तो ये लगभग लॉज को मर्ज करके लेबर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए किया गया है ना। लोग इससे बहुत खुश हैं तो नहीं, लेकिन अब देखते हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच एट यूएनएससी, जयशंकर स्लैम्स चाइना एंड पाकिस्तान। तो एस जयशंकर जी जहाँ पे यूएनएससी में गए बोलने, वहाँ पर उन्होंने चाइना एंड पाकिस्तान के खिलाफ बोला, और ये भी कहा कि आप जो गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट बोलते हैं ना, वो चीज़ें मत बोला करो। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ टेररिस्ट एंड यूएन, और यूएस ने हमेशा से अपने मतलब कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिज्म को देखते हुए उन्होंने डेफिनेशन चेंज करते गए हैं, और उसको कभी गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की डेफिनेशन बोल दी, कभी कुछ बोल दिया ना, इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है इफ देयर इज एनी। तो यूएस रीब्रांड्स क्यूबा एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। लिख लीजिए आप लोग कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते क्यूबा को दोबारा से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है एज स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, ऐसा स्टेट जो कि स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। इसका मतलब है कि जब जो बाइडेन आएंगे तो उनको फिर क्यूबा के साथ दोबारा से फिर से पूरा का पूरा एक रिव्यू लेना पड़ेगा, तब उसको दोबारा आप हटा सकते हो। मतलब कि क्यूबा में जो ये टेंशन थे उसको कम करने के लिए जो बाइडेन भी काफ़ी ज़्यादा चाहते थे, तो जाते जाते उन्होंने एक और टेंशन दे दी, क्यूबा को दोबारा से रीब्रांड कर दिया एज द स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। ठीक है ना। क्यों किया? क्योंकि उनका कहना है कि कोलंबियन रेबल्स जो हैं या वेनेजुएला के जो लेफ्टिस्ट रिजीम है, तो इनके साथ वो मतलब कि रिलेशनशिप ज़्यादा रख रहे हैं। फॉर दैट रीज़न क्यूबा हैज़ बीन रीब्रांडेड एज दैट। इन्फ्लेशन स्लो डाउन कर गया है टू 4.59%। अब देखो ये 4.59% पे आना क्यों अच्छी बात है और क्यों ये अलग से 6% का जिक्र किया गया है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो काम है किसका काम है? ये आपके आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई है ना, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए ही बेसिकली बनाई गई है, ताकि इन्फ्लेशन एक रेंज में रहे। वो रेंज क्या है? वो रेंज है 4 ± 2%, यानी कि 2% से लेकर के 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए। इसीलिए अलग से 6% का नाम लिया गया है कि इतने महीनों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब 6% के अंतर्गत आया है और 4.59% पर आ गया है। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो टारगेट था वो पूरा हो गया। इसके अलावा एक नाम था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये याद रखिएगा कि सीएसओ निकालता है इसका एस्टिमेट, हर महीने निकालते हैं, मंथली एस्टिमेट निकलता है। ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला है सीबीडीटी अनवील्स ई पोर्टल टू रिपोर्ट इवेजन। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक ई पोर्टल बनाया है फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स अबाउट टैक्स इवेजन, बेनामी प्रॉपर्टीज एंड अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स ओवरसीज। अगर आपको पता है किसी बेनामी प्रॉपर्टीज के बारे में, टैक्स इवेजन के बारे में या अनडिस्क्लोज्ड एसेट के बारे में, तो आप सीबीडीटी के पोर्टल में जाकर के एक ई पोर्टल सीबीडीटी ने बनाया जिसमें कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू and have a nice day.